हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे समास, और समास में हम लोगों ने पढ़ लिया था समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समास का अर्थ एवं परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 2 समास और इसमें पढ़ना है, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो विषय इसका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का अर्थ एवं परिभाषा। द्वंद्व समास होता क्या है, तो चलिए इसको हम समझते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? तो द्वंद्व समास हम उसे कहते हैं, द्वंद्व की परिभाषा होगी जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा उनके बीच और एवं तथा आदि का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास में दोनों पद जो होता है, दोनों पद प्रधान होता है। समास द्वंद्व समास वह समास है जिसमें समस्त पद यानी कि दोनों पद जो है प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर अथवा एवं लगता हो, वह समास जो है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इसकी पहचान करने की जो ट्रिक है वह है कि दोनों पदों के बीच प्रायः जो होता है वह योजक का चिन्ह होता है। इसकी पहचानने का जो ट्रिक है वह यह है कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे योजक चिन्ह होता क्या है? तो योजक चिन्ह होता है ऐसे जो बना होता है ना, उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आसान ट्रिक दिया गया है, जहाँ और छिपा हो वहाँ द्वंद्व समास होगा। यदि समास विग्रह करते समय और आए तो वह द्वंद्व समास होगा। लेकिन इसको पहचानने का सबसे मुख्य चीज़ जो है, पहचान करने का जो मुख्य ट्रिक है वह यह है कि दोनों के पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। और कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होगा कौन सा समास? तो कौन सा होगा? तो इतरेतर द्वंद्व होगा। इतरेतर द्वंद्व क्या हो जाएगा? द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा आपका हो जाएगा समाहार द्वंद्व। दूसरा आपका हो जाएगा समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। तीसरा आपका हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व। तो द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब इसको भी हम डीपली अगर पढ़ना चाहें तो इसको भी हम जो 3 समास के द्वंद्व समास के जो 3 भेद हैं, इसको भी अगर हम डीपली पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, और अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो इसको मैं डीपली पढ़ा दूँगी। चलिए इसका अब उसके महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं कि महत्वपूर्ण उदाहरण क्या होते हैं द्वंद्व समास के। तो द्वंद्व समास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका समस्त पद आ जाएगा और यहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा। तो द्वंद्व समास का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसमें पहला है माता पिता। तो यहाँ पे माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो और समास विग्रह इसका होगा तो माता और पिता हो जाएगा। फिर राम लक्ष्मण है, तो राम और लक्ष्मण के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, राम और लक्ष्मण हो जाएगा इसका समास विग्रह। फिर दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख। फिर है आपका जीवन मरण, जीवन और मरण। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे बताया गया है
कि दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। फिर यहाँ ऊपर भी आप लोगों को बताया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर बताया गया है ना कि जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तथा उनके बीच और एवं तथा आदि का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो जो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण देख रहे हैं, तो समास पद पढ़ रहे हैं तो माता एवं पिता योजक चिन्ह का प्रयोग है। फिर समास विग्रह का कर रहे हैं तो माता और पिता हो रहा है। तो यहाँ पर जो और शब्द है, तो यहाँ पे समास पद में वह और चिन्ह जो है वह लुप्त हो जा रहा है। तो ऐसे हम इसके सारे उदाहरण दे सकते हैं। अब इसकी है पहचान की ट्रिक। पहचान की ट्रिक क्या होगी? तो यदि विग्रह में और एवं तथा आदि आए तो पहले द्वंद्व समास की संभावना देखें आप लोग। उसके बाद इसके है महत्वपूर्ण MCQ जो हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या बने हैं। तो पहला इसमें है आपका कि पहला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है? तो माता पिता जो है किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दिन रात का सही विग्रह क्या है? दिन रात का सही विग्रह क्या है? तो दिन रात का सही विग्रह जो है वह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दिन और रात। दिन और रात। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुख दुख किस समास का उदाहरण है? सुख दुख किस समास का उदाहरण है? तो सुख दुख जो है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन इसमें है कि द्वंद्व समास की पहचान क्या है? द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानें? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और एवं तथा का लोप जिसमें हो जाता है वह द्वंद्व समास होगा। अब इसमें परीक्षा में जो बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि माता पिता में कौन सा समास है, या फिर समास विग्रह कीजिए, राम लक्ष्मण हो गया या दिन रात हो गया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इसमें समास या समास विग्रह पूछ लिया जाएगा। माता पिता, राम लक्ष्मण, दिन रात, सुख दुख, ये सारे हो जाएंगे। फिर आपका हो जाएगा जीवन मरण नर नारी। अब आज के लिए इसमें आपको होमवर्क है कुछ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको बताएंगे। तो होमवर्क है कि निम्नलिखित का समास विग्रह आप लोग कीजिए। पहला है माता पिता, दूसरा है दिन रात, तीसरा है सुख दुख, चौथा है जीवन मरण, पांचवा है नर नारी। अब अगला इसमें आता है कि बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी? बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी? तो बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पदों से अलग किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास जो होता है वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसका कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है, और जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, अर्थात जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, अर्थात किसी तीसरे शब्द यानी कि संज्ञा की ओर संकेत करे, तो वह क्या होगा? वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसको हम आसान शब्दों में समझेंगे कि बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, अर्थात जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए, अर्थात किसी तीसरे शब्द संज्ञा की ओर संकेत करे, तो वह क्या कहलाता है? वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? बहुब्रीहि समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? तो इस समास का
पद जो है वह विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। सबसे आसान ट्रिक जो है पहचानने का जो नियम है वह यह है कि इस समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा ट्रिक जो है वह यह है कि इस समास को विग्रह करने में वाला वाली है और जो जिसका जिसकी वह आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं लंबोदर, चतुर्भुज, आशुतोष। यहाँ पे चलिए इसका अब देखते हैं आसान ट्रिक यहाँ पे दिया गया है। जो न पहले का न दूसरे का वह बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। और याद रखें कि तीसरे का बोध बराबर बहुब्रीहि समास, यानी कि इसमें तीसरे का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि उदाहरण है यहाँ पे महत्वपूर्ण समस्त पद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दशानन, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 10 आनन, यानी कि मुख, आनन मतलब मुख, 10 आनन वाला रावण, यानी कि 10 मुख वाला रावण। नीलकंठ, दूसरा उसमें उदाहरण है नीलकंठ, नीलाकंठ वाला शिव। लंबोदर, लंबा उदर वाला गणेश। चक्रपाणि, चक्र धारण करने वाले विष्णु। पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर न समझ में आए, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर जहाँ कमी हो वहाँ बता भी सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने की जो बात है वह यह है कि समस्त पद किसी तीसरे व्यक्ति जैसे शिव, रावण, गणेश, विष्णु, श्री कृष्ण का बोध करा रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास यहाँ पर है। तो यहाँ पे पहचान की ट्रिक है कि यदि विग्रह में वाला आए और उसका अर्थ किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से हो तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके और भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि त्रिनेत्र हो गया, नीलकंठ, दशानन, पीताम्बर। ये सब तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि त्रिनेत्र में 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शंकर भगवान जी। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर। दशानन 10 हैं, आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर पीला है जिसका अंबर वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र हो जाएगा अर्थात कृष्ण। इसी तरह से इसमें और भी आ जाएंगे। इसको भी बहुब्रीहि समास को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है तो इसके प्रकार बताए गए हैं कि बहुब्रीहि समास के कितने प्रकार हो जाएंगे। तो 4 प्रकार में करके इसका वर्गीकरण किया गया है। जो इसमें हो जाएगा आपका कि व्यतिहार, फिर हो जाएगा तुल्य योग, फिर समानाधिकरण, और चौथा हो जाएगा व्यधिकरण। वैसे कोई ज़रूर नहीं है कि इसको आप लोग पढ़ें, बस बहुब्रीहि समास को ही समझ लेंगे तो वही बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें है कि बहुब्रीहि समास में किसका बोध होता है? बहुब्रीहि समास में किसका बोध होता है? तो बहुब्रीहि समास में किसका बोध होगा? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है बहुब्रीहि समास में। अगला क्वेश्चन है दशानन किस समास का उदाहरण है? तो दशानन जो है यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ का सही विग्रह क्या है? तो नीलकंठ का सही विग्रह जो है नीला कंठ वाला, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव हो जाएंगे। फिर चौथा इसमें है आपका लंबोदर किसका बोध कराता है? तो लंबोदर किसका बोध कराता है? तो गणेश भगवान का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास की मुख्य पहचान क्या है? तो बहुब्रीहि समास की मुख्य पहचान है किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध। बहुब्रीहि समास की मुख्य पहचान क्या है? तो यह मुख्य पहचान हो जाएगी किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध जिसमें होता है वह बहुब्रीहि समास वहाँ पे हो जाता है।
फिर इसमें परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जैसे कि दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, चक्रपाण, पीताम्बर। जैसे कि ये शब्द दे दिया जाएगा आपको और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, इसका समास विग्रह कीजिए। फिर आज के लिए है आप लोगों के लिए होमवर्क कि निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए। तो इसमें है दशानन, नीलकंठ, लंबोदर, चक्रपाण और पीताम्बर। फिर जितने समास आप लोगों ने पढ़ा है उसके सुपर ट्रिक हैं, पूरे समास का यहाँ पर रिवीजन कराया गया है 1 मिनट में, जिसको हम फटाफट देख लेंगे। समास और पहचान। सबसे पहले इसमें है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, तो पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में पहचानने की ट्रिक क्या है, तो का, के, की, से, में आदि का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तीसरा आपका है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहचानने की ट्रिक होती है विशेषण प्लस विशेष्य होता है इसमें। फिर चौथा इसमें है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या प्लस समूह होता है, पहचानने की ट्रिक। पांचवा इसमें है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और एवं तथा का लोप होता है। और छठा इसमें है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब याद रखने की इसकी जो ट्रिक है वह यह है अ, त, क, द, ब, यानी कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो आज की क्लास में आपका जो है समास जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और जहाँ पे लगे कि कुछ गलत है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा या पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।